हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडिया की बायोडायवर्सिटी के रिलेटेड क्या क्या हमने प्लान किया है, क्या क्या एक्शन प्लान्स हमने फॉलो किए हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कौन कौन सी हमारे पास प्रोटोकॉल है जो हम फॉलो कर रहे हैं. सो इन टोटलिटी दिस इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन वेयर वी गोना डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू लॉज, इनिशिएटिव्स एंड कन्वेंशंस ऑफ बायोडायवर्सिटी. राइट, सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट हैज कम अप इन पीआईबी एंड एक्सप्लेनर आया है. और यूपीएससी के अंदर अगर हम प्री का एग्जाम देखते हैं तो काफी ज्यादा आपके ऑफिशियल सोर्सेज रहे थे पीआईबी से. राइट, तो जो यूपीएससी के चेयरमैन ने भी बोला है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे जो एक्सप्लेनर्स आते हैं उनके ऊपर हम डिटेल्ड में एनालिसिस करें. राइट, सो वी गोना स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट थिंग्स that is going to be discussed in today's class. Now सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे है that is हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, बायोडायवर्सिटी क्या है. Now biodiversity, when we talk about in general, as we see the definition from the United Nations Convention on Biological Diversity, it is the diversity across flora and fauna. But अगर हम इसको बहुत ही बेसिक सेंस में समझने की कोशिश करते हैं, so what is biodiversity? It is can be a gene, it can be a species, and it can be an ecosystem. Now here they have tried to explain it from the perspective of three levels. When we talk about in terms of genetic biodiversity, we talk in terms of species biodiversity, and we talk in terms of ecosystem biodiversity. तो तीन levels पे हम biodiversity को पढ़ते हैं, that is genetic, species and ecosystem. अब इसी के साथ जो important चीज है जो let's say we talk about is कि बायोडायवर्सिटी इतनी ज्यादा मैटर क्यों करती है. हम बायोडायवर्सिटी को बचाने की बात करते हैं, हमारे सामने कार्टेगेना प्रोटोकॉल है, नगोया प्रोटोकॉल है, रीसेंट टाइम्स में कनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क है, फिर हमारे देश में डेडिकेटेड एक्शन प्लान्स हैं जो डिफरेंट स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वेदर इट इज प्रोजेक्ट चीता, वेदर इट इज प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, यू हैव राइनो विजन प्रोजेक्ट. ऑल ऑफ दीज आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग अ पर्टिकुलर स्पीशीज और वी टॉक अबाउट प्रोटेक्टिंग द बायोडायवर्सिटी. हम बायोडायवर्सिटी को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बायोडायवर्सिटी मैटर करती है. किस चीज में मैटर करती है? Biodiversity gives, or let's say it's a source of food, livelihood, water and air, climate resilience, disaster resilience and medicines. तो ये अगर हम बात करें overall, so it provides an holistic sustainability to human existence. That is why conserving biodiversity is very important. हमने जब बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट आज के टाइम पे ना बायोडायवर्सिटी को बहुत ज्यादा खतरा क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा लूज हो रही है. और बायोडायवर्सिटी हम कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत ज्यादा डेंजर में है, और उसमें हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन बहुत बड़े कारण बन जाते हैं बायोडायवर्सिटी के लॉस के रिलेटेड. अब सवाल है, बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया का क्या क्या फ्रेमवर्क है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ये सवाल पूछे गए हैं. वेदर वी टॉक अबाउट बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002, जिसे अमेंड किया गया 2023 में, ताकि जो आयुष रजिस्टर्ड लेट्स से मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड से परमिशन ना लेनी पड़े. अब अगर हम बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट की बात करते हैं तो यहां पे तीन चीजें हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. पहली चीज क्या है, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट के अंदर हमारे पास 3 टियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है. तो पहले हमारे पास नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है अगर हम बात करते हैं एट द सेंट्रल लेवल. देन वी हैव द स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स एंड एट द लोकल लेवल्स वी हैव द बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज. अब ये तीन पर्सपेक्टिव आपको पता होने चाहिए, दैट इज एनबीए, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स एंड बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज. इनका रोल नेशनल लेवल पे है, इनका ऑब्वियसली स्टेट लेवल पे है, और इनका लोकल लेवल पे है व्हेन वी टॉक अबाउट बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज. बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज का जो एक प्राइमरी फंक्शन है, दैट इज टू प्रिपेयर पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर. ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर. नाउ व्हाट इज दिस पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर? इट बेसिकली कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे. जब हम बात करते हैं बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हम उसके साथ बात करते हैं कि जो लोगों के पास जो हीलिंग टेक्निक्स हैं, जो बायोडायवर्सिटी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसे हम ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं, और उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और वो डॉक्यूमेंटेशन कहां पे हम बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट इन पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर. किसकी बात कर रहे हैं? पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर. तो ये हमारे सामने 3 टियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है. अगर हम स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स की बात करते हैं, इनका मेजर फोकस होता है स्टेट के अंदर बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना. जो हमारे यहां पे लेट्स से वी टॉक अबाउट लोकल लेट्स से लोकल कंपनीज हैं, जो इंडियन कंपनीज हैं, अगर उनको परमिशन लेनी है बायोडायवर्सिटी को एक्सेस करने के लिए, बायो प्रोस्पेक्टिंग के लिए, देन दे वुड हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स.
उसी तरफ कोई फॉरेन एंटिटी है, उसको परमिशन लेनी है तो उनको कहां से लेनी पड़ेगी? नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी से। तो ये हमारे बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क की फाउंडेशन है, नींव है ये। और इसी के ऊपर आने वाले टाइम में हमने देखा 2023 में अमेंडमेंट की गई, जहां पे जो आयुष रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया कि आपको स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये 3 टियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम बायोडायवर्सिटी के फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, नेशनल लेवल पे एनबीए है, स्टेट लेवल पे एसबीबी है और लोकल लेवल पे बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है। अब इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारे देश में वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे कि इस बार यूपीएससी में इस तरह का सवाल भी पूछा गया, थोड़ा टेक्निकल था, बट अगर आप पीआईबीज रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे देश में एनिमल एंड प्लांट डायवर्सिटी, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनिमल एंड प्लांट डायवर्सिटी। एनिमल एंड प्लांट डायवर्सिटी को डॉक्यूमेंट करने के लिए हमारे पास 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दैट इज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मैं यहां पे एक बार इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसी के साथ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिन्होंने पढ़ रखा है कि हमारे देश में फॉरेस्ट कवर कितना होता है, ट्री कवर कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस डेटा इज बीइंग मेड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और इनकी एक रिपोर्ट आती है जिसे हम कहते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो हर 2 साल बाद रिलीज की जाती है। इट इज बीइंग रिलीज्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। और देश के अंदर टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नोडल एजेंसी जो है दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, दैट इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स एंड देयर हैबिटेट। हम ये भी कह सकते हैं बिग कैट्स की प्रोटेक्शन के लिए जो सबसे नोडल एजेंसी है दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये आपको एस्पेक्ट पता होना चाहिए जब हम बात करते हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट रोल क्या है। अब उसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी मिल जाती है, जब हम सेक्शन 39 की बात करते हैं बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट का, 20 इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं जिनको डेजिग्नेट किया गया है नेशनल रेपोजिटरी फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। 2 additional key institutions have recently been notified, further strengthening this national repository network for safe custody and documentation। देखो, बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है तो डॉक्यूमेंटेशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिसेस भी होनी चाहिए जो हम इस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट के थ्रू कोशिश कर रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब हम कम्युनिटी लेवल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो उसके अंदर हम बीएमसी की बात करते हैं, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज। इनका जो मेन काम है मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि उनका मेन काम है पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर को प्रिपेयर करना। अगर आपको इतना बेसिक पता चल गया ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट के रिलेटेड आता है, आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब एक नेक्स्ट एस्पेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बायोडायवर्सिटी के रिलेटेड फाइनेंस फंड के रिलेटेड जो हमारे पास स्कीम्स हैं। तो एक नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी फंड क्रिएट किया गया था अंडर सेक्शन 27 ऑफ द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट। इट सपोर्ट्स बायोडायवर्सिटी गवर्नेंस बाय प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म फॉर बेनिफिट शेयरिंग एंड कंजर्वेशन रिलेटेड यूज। जब हम बेनिफिट शेयरिंग की बात करते हैं ना, ये की कंपोनेंट बन जाता है जब हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी की बात करते हैं, और उसी के साथ जब हम नगोया प्रोटोकॉल की बात करते हैं। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बायोडायवर्सिटी को यूज करो, नो डाउट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायो प्रोस्पेक्टिंग के लिए, बट बायो पायरेसी नहीं होनी चाहिए। अगर आप बायोडायवर्सिटी का यूज कर रहे हो तो यू नीड टू शेयर द बेनिफिट, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर। जो नगोया प्रोटोकॉल जिस पूरे थीम के ऊपर बेस्ड है दैट इज एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। इसी के साथ 2015 में हमने एक बायोडायवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया था as a finance planning initiative to identify biodiversity funding needs and mobilize resources for conservation. The initiative is linked to the broader biofin framework of UNDP and reflect India का effort to make conservation financially sustainable. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कब लॉन्च किया गया था, that is biodiversity finance initiative. Okay. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नगोया प्रोटोकॉल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। नगोया प्रोटोकॉल एक सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। इसे अडॉप्ट किया गया था COP 10 जब हुई थी CBD की नगोया के अंदर, तो वहां पे नगोया प्रोटोकॉल बनाया गया था। नगोया प्रोटोकॉल के साथ कुछ टारगेट्स दिए गए थे जिन्हें हम एचई बायोडायवर्सिटी टारगेट्स हैं, जो इंप्लीमेंट करने थे 2011 से 2020 के बीच में। इट वर टोटल 20 टारगेट्स दैट हैड टू बी अचीव्ड बाय 2020। ये उस टाइम की बात है, पर कोई कंट्री इनको अचीव नहीं कर पाई थी। उसके बाद एक नया फ्रेमवर्क आया जिसके बारे में आज हम सब बात करते हैं, दैट इज कनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, राइट। कनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क जिसके अंदर 23 टारगेट्स हैं जो हमें कब अचीव करने हैं, 2030 तक। तो ये हमारे सामने नगोया प्रोटोकॉल भी हमें पता होना चाहिए। पीबीआर हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, व्हाट इज पीबीआर। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। कनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क मैंने आपको बता दिया, 23 टारगेट्स हैं जो अचीव करने 2030 तक, 4 गोल्स हैं जो 2050 तक अचीव करने हैं। और इसी के अंदर जो सबसे बड़ा
हमारे पास टारगेट है वो 30x30 प्लेज है, जहां पे हमें देश भर की, दुनिया भर की 30% लैंड एंड सीज को प्रोटेक्ट करना है बाय 2030। अब टारगेट्स तो दे दिए कंट्रीज को, पर हर कंट्री को एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि आप अपने अकॉर्डिंगली अपने देश की बायोडायवर्सिटी की स्ट्रेटेजी एक्शन प्लान बनाओ और अपने अलाइन करके अपने गोल्स बताओ। उसी के बेसिस के ऊपर इंडिया ने अपना नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान बनाया है फ्रॉम 2024 टू 2030। दिस पर्टिकुलर अप्रोच इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज अबाउट मीटिंग द कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसके रिलेटेड है? कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के रिलेटेड है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। कन्मिंग मॉन्ट्रियल ऑलरेडी हमें देख चुके हैं। अभी रिसेंटली इंडिया ने अपनी 7th नेशनल रिपोर्ट को सबमिट किया, रिफर्मिंग द कमिटमेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कन्वेंशन। इट प्रेजेंट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इंडिकेटर बेस्ड नेशनल असेसमेंट ऑफ हाउ इंडिया इज इंप्लीमेंटिंग इट्स कमिटमेंट्स अंडर द कन्वेंशन। अब हमें पता है कि हमारी स्पीशीज का कितना थ्रेटेंड है, उसके लिए हम एक रेड लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, राइट? तो उसके लिए इंडिया ने एक नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप प्रिपेयर किया है, जहां पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देन यू हैव द IUCN, Center for Species Survival, the Roadmap, Botanical Survey of India. They will establish a national coordinated science-based threatened species assessment system. Very important. हमें भाई अगर किसी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि उनको कितना थ्रेट है। उसके रिलेटेड हमारे पास एक असेसमेंट सिस्टम है जिसका नाम क्या है? नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप। ओके, अब इसी के साथ देख लेते हैं कि अभी पिछले कुछ सालों में हमने क्या अचीव किया है जब हम बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हमारा 25.17% हो चुका है। कितनी साइट्स हमने प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंदर है? 1000 प्लस है। बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज 2.76 प्लस लाख है। पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर 2.72 प्लस लाख है। बेनिफिट अराइजिंग कितने हुए? 12,830। और इंस्टीट्यूशंस कितनी है नेशनल रेपोजिटरी फ्रेमवर्क के अंदर, जो हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट के अंदर? दैट इज ऑलमोस्ट 18। तो ये पर्टिकुलरली कुछ अचीवमेंट्स हैं जो हमने की हैं अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू बायोडायवर्सिटी। एंड दिस कैन बी अ डायरेक्ट मेंस का क्वेश्चन कि इंडिया की क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के रिलेटेड। तो आपके पास ये बना बनाया आंसर है जहां पे आप बता सकते हो कि कितना एरिया बड़ा है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए 22 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, राइट? So this was all that was there in context of biodiversity, where we try to discuss the different levels of biodiversity, that is genetic, species and ecosystem. We discussed कि why biodiversity matters, various functions, and along with it we try to discuss कि जब हम बायोडायवर्सिटी की बात कर रहे हैं, हमारे देश में जो नेशनल फ्रेमवर्क है वो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट है जिसे अमेंड किया गया 2023 में। उसी के साथ उसका 3 टियर स्ट्रक्चर हमने देखा। फिर हमने देखा कि बायोडायवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव है, बायोडायवर्सिटी हमारे पास एक फंड भी है, और उसी के साथ नगोया प्रोटोकॉल, और अभी रिसेंटली हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी है बायोडायवर्सिटी को लेकर, राइट? सो दिस वाज इन टोटलिटी वी ट्राई टू डिस्कस एन एक्सप्लेनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हैड कम इन PIB, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फ्रॉम आवर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम आवर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम ऐसे एक्सप्लेनर्स पढ़ते हैं तो हमारी मेंस की प्रिपरेशन भी होती है, और तभी हमारी प्रीलिम्स के लिए हम इतने कैपेबल बन जाते हैं कि हम सॉल्व कर पाए MCQ जो आज के टाइम पे मेंस ओरिएंटेड हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।